हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि ब्रिटिश पोएट डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, और आज हम उसी का समरी देखेंगे। ये समरी बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम होना तो चाहिए नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, नहीं हो तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो हम ऑथर के बारे में जानेंगे, सो दैट कि अगर एग्जाम में ऑथर से रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो आपसे एकदम 100% अटेम्प्ट करके आना है, आप बना करके आइएगा, नंबर रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं। तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन का पूरा नाम है विस्टन ह्यूग ऑडेन, और इनका जन्म 21 फरवरी 1907 में हुआ था। कहां? तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको 21 फरवरी 1907 में इनका जन्म होता है। 29 सितंबर 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो विस्टन ह्यूग ऑडेन का जन्म यूएसए में हुआ था 21 फरवरी 1907 में, और इनकी मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुआ था 29 सितंबर 1973 में। He was a poet, verse dramatist, critic, translator and editor. वो कवि थे, ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, क्रिटिक मतलब आलोचक, साथ ही साथ ट्रांसलेटर भी थे, अनुवादक और संपादक भी थे, ठीक है। He won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, ठीक है। 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था इनके कार्य द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हु वाज अवार्डेड पुलिट्जर प्राइज इन 1948, तो आपको जवाब देना है डब्ल्यू.एच. ऑडेन, ठीक है। व्हाई वाज डब्ल्यू.एच. ऑडेन अवार्डेड पुलिट्जर प्राइज, तो जवाब देना है फॉर हिज वर्क द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। अब इनके कार्य को दो भागों में बांटा गया है। जब ये इंग्लैंड में थे 1939 से पहले तक, 1939 से पहले तक ये इंग्लैंड में रहा करते थे, और 1939 के बाद ये अमेरिका जाकर के परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने जो कविताओं को लिखा था उसे द वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज कहते हैं, और जब ये अमेरिका जाकर के कविताओं को लिखे तो वहां की कविताओं को द वर्क ऑफ द अमेरिकन फेज में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इंग्लिश फेज में मतलब 1939 से पहले लिखे हुए कविताएं, द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। तो ये वो कविताएं हैं जो ये इंग्लैंड में रहते हुए लिखे थे, ठीक है। हिज नोटेबल वर्क ऑफ अमेरिकन फेज इज ए न्यू ईयर लेटर, ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी, यही द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, एंड द शील्ड ऑफ एचल्स, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गया, अमेरिकन फेज में लिखे गए कविताएं हो गए, ठीक है। अब देखते हैं समरी। समरी को शुरू से लास्ट तक बारीकी से देखेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, लेकिन पढ़ना है ना, एग्जाम में नंबर अच्छा लाना है, तो फिर भाई तो पढ़ना तो पड़ेगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना तो पड़ेगा। अब देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही होगा, तो क्या किया जाए बताइए, आप ही लोग सजेस्ट कीजिए। चलिए, This short suggestive poem has been composed by the famous British poet W.H. Auden. ये एक शॉर्ट सजेस्टिव पोएम है। ये सजेस्टिव पोएम क्या होता है, तो विचारों तेजक, मतलब इस कविता में हमें एक विचार दिया गया है, ठीक है। कवि के माध्यम से हमारे अंदर विचार उत्पन्न भी होते हैं, और कवि जो है हमें विचार देते भी हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सजेस्टिव पोएम है जो कि ब्रिटिश, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पोएट डब्ल्यू.एच. ऑडेन द्वारा रचित है, कंपोज्ड है, ठीक है। In this poem, the poet has talked about the pain and frustration inherent in human life. इस कविता में कवि जो है मनुष्य के जीवन में निहित वो दर्द, दुख, पीड़ा के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। Life to most people is very cruel and they live and die in complete loneliness. कुछ लोगों के लिए जिंदगी जो है बहुत ही पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है, ठीक है। और जो है वो लोग जिंदगी जीते भी अकेले में हैं और अकेले में मर भी जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता भी है। Whatever efforts they make, most of their wishes and desire remain unfulfilled. ठीक है, जो कुछ भी एफर्ट, कोशिश वे लोग करते हैं अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर को, अपने अभिलाषाओं को, है ना, पूरा करने के लिए, वो सारे एफर्ट जो है वो बेकार चला जाता है उनकी जिंदगी। मतलब बहुत का ऐसा होता है ना, मेरा किस्मत है जो है खराब है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है।
कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये इसका एक्चुअली मतलब क्या है? लीव्स जो है वो हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई बात है कि हमारा उम्र जो है अब घटता हुआ जा रहा है। देखते हैं। The falling leaves symbolize the process of decay and ultimate death of man। यहाँ पे गिरता हुआ जो पत्ता जो कभी बोल रहे हैं, ये बताया गया है मनुष्य के जीवन के बारे में कि हम लोग दिन पर दिन जो है अपने मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ डीके है, ये नाश का एक क्या है, प्रोसेस है। हम लोग इस जो एक पर एक दिन जो बीता जा रहा है, दिन पर दिन साल पे साल, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है कि हम अपने मृत्यु के करीब जा रहे हैं और अल्टीमेटली हमें क्या होगा, मृत्यु ही मिलेगी, है कि नहीं। However, the poet is not only pessimistic। ठीक है, अब देखिए कविता को जब आप पूरा पढ़िएगा तो लास्ट तरफ आकर के आपको पता चलेगा कि कवि जो है, हालांकि however मतलब हालांकि, कवि जो है पूरा निराशावादी नहीं है, मेलांकोलिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो आशा को भी दर्शाते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, द वर्दीनेस ऑफ लाइफ इज नॉट फुल्ली लॉस्ट। ठीक है, जो जीवन का पात्रता है, जो जीवन की महत्वता है, वो खत्म, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सबकी जिंदगी तो जो है वो खराब थोड़ी ना होती है ना। तो बहुत लोग हैं जो नीचे से मतलब जीरो से हीरो बने हैं। ठीक है ना, तो वही बात है कि वो पूरे तरीके से निराशावादी नहीं है। वो कुछ कहते हैं, द परम्स गो ऑन रोलिंग। कविता में एक लाइन है, द परम्स गो ऑन रोलिंग। ठीक है, तो द परम्स गो ऑन रोलिंग सजेस्ट दैट लाइफ टू गोज ऑन डिस्पाइट सेटबैक्स एंड फेलियर्स। ठीक है, तो परम्स गो ऑन रोलिंग है ना, और जो कविता में लाइन है, उस लाइन का अर्थ होता है कि जिंदगी भी क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जिंदगी में तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, ठीक ना, लेकिन फिर भी जिंदगी का नाम ही है चलते जाना, है कि नहीं। तो वही है कि जिंदगी तो भाई चलता रहता है। नेचर टू प्रोवाइड्स सम रिलीफ, या कह दे तो उसे सुसत, ठीक है, टू मैन। द टायर्ड ट्रेवलर्स आर स्टिल बीइंग कंफर्टेड बाय द व्हाइट वाटरफॉल्स। ठीक है, तो नेचर भी जो है, प्राकृतिक भी जो है हमें जो है प्रदान करती है, क्या, रिलीफ प्रदान करती है। अगर हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, एक राहगीर है जो अपने मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, कंकर है रास्ते में, ठीक है, कंकर उसके पैर में चुभ भी रहे हैं, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है, कंटिन्यू अपने मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आखिरकार रास्ते में व्हाइट वाटरफॉल जो है, प्राकृतिक भी है, सुंदर सुंदर, वो भी उसका क्या करेगा, स्वागत करेगा, उसे ठंडे ठंडे पानी पिलाएगा, है कि नहीं, रास्ते में। तो वही है कि क्या कह रहे हैं, नेचर टू प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, क्या, रिलीफ प्रदान करता है मनुष्य को। जो थका हुआ राहगीर होता है उसे व्हाइट वाटरफॉल जो है वो सुख पहुंचाता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कवि अंततः, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में अगर बात करें, कॉन्टिन्यूटी एमिट्स मोर्टेलिटी इज ए यूनिवर्सल फेनोमेनन। क्या कह रहे हैं कि मृत्यु, जीवन और मृत्यु के बीच निरंतर लगा रहना ही ये चिरंतर सत्य है। मतलब जीवन और मृत्यु, मृत्यु तो सत्य है, एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, लेकिन अब मरेंगे कह के चुपचाप बैठ जाएं और कुछ करे ना अपने जिंदगी में, अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, तो फिर जिंदगी क्या हुआ। तो कॉन्टिन्यूटी एमिट्स मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी के बीच, मृत्यु के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच हमें क्या करना है, हमें अपने राह पे, हमें अपने पथ पे, हमें अपने मंजिल पे चलता रहना है। रास्ते में लाख कठिनाई क्यों ना आए, हम आगे बढ़ते रहेंगे, है कि नहीं। जैसे हम खुद, लाख कठिनाई आता है, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत टेंशन की बात है, टेक्निकल इशू, कभी पावर कट हो जाता है, कभी सिस्टम चालू नहीं होता है, हो जाता है, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है कि कभी कोई आ ही गया, तो लाख कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी हम आप सबके लिए वीडियो लेकर के आ ही रहे हैं कि नहीं। तो वही है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कॉन्टिन्यूटी एमिट्स मोर्टेलिटी इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन, ये सार्वभौमिक घटना है, ठीक ना। तो ये होना ही है, मोर्टेलिटी के बीच कॉन्टिन्यूटी हमें रखना ही है कि नहीं है। और मृत्यु तो भाई सत्य है। लाइफ इज टू बी लिव्ड एंड सेलिब्रेटेड इन स्पाइट ऑफ ट्रांजिटोरियस। ठीक है, जिंदगी जो है वो जीने के लिए है और आनंद उठाने के लिए है, सेलिब्रेट करने के लिए, जिंदगी उत्सव मनाने के लिए है कि नहीं। और जिंदगी में ट्रांजिटोरियस होते ही होते हैं, मतलब कठिनाइयां तो होगी ही होगी। तो इसके लिए ये नहीं कि है मेरा जिंदगी खराब है, मेरा किस्मत फूटा है, भगवान को, अल्लाह को गाली नहीं देना है, बल्कि हमें अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहना है। और आखिरकार हमें जो है वो भगवान भी
है ना, जो क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये एक है। दूसरा है कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्फ, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो इसीलिए हमें अपने कार्य की तरफ लगा रहना है। हजारों प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, लेकिन क्या है कि एक रीजन ढूंढना है हमें आगे बढ़ने के लिए और लगे रहना है जिंदगी में, ठीक है। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए इतना कोशिश करने के बाद ये चैप्टर का जो समरी है वो कंप्लीट हुआ, सफलता मिल गई। और सफलता तब हम इसको कंप्लीट कहेंगे जब जो है आप अपने जो भी विचार होंगे उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा जो लक्ष्य है कि हम बिहार के वो सारे बच्चों तक पहुंचे जिनके पास बेटर टीचर नहीं है ना, पढ़ाने के लिए, या फिर मे भी उनको समझ में ना आता हो तो आसान भाषा में हम जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरह हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। हम भी एक उसी में कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश को बिना आपके संभव नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।